स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 मई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के मदरसों में शुरू होगी स्मार्ट क्लास व्यवस्था, डिजिटल शिक्षा पर सरकार का जोर। जब बिहार सरकार अब मदरसों में भी डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों में स्मार्ट क्लास व्यवस्था शुरू करने की योजना बनाई जा रही है ताकि वहां पर पढ़ने वाले छात्र भी आधुनिक तकनीक और फिर डिजिटल लर्निंग से जुड़ सके। सरकार का कहना है कि इस पहल के तहत स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और फिर डिजिटल कंटेनर जैसी सुविधाएं, इसका उद्देश्य छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना और फिर पढ़ाई को अधिक इंटरेक्टिव बनाना है। सड़क हादसे में महिला कांस्टेबल घायल, सहारा बने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कंधे पर उठाया। दरअसल बात यह है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रही है। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सड़क हादसे में घायल हुई महिला कांस्टेबल की मदद करते हुए तेजस्वी यादव नजर आए। बताया जा रहा है कि उन्होंने घायल कांस्टेबल को सहारा दिया, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, और मौके पर मौजूद लोगों के साथ मिलकर के उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में मदद की है। वायरल हो रही तस्वीरों में तेजस्वी यादव महिला कांस्टेबल को कंधे का सहारा देते दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ लोग इसे मानवीय संवेदनशील बता रहे हैं, जबकि राजनीतिक हलकों में भी इसको लेकर के चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार हादसे के बाद महिला कांस्टेबल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा गया है। बिहार घूमने के लिए पैसा देगी बिहार सरकार, हर 3 माह में अफसर कर्मी कर सकेंगे फ्री सफर। दरअसल बात यह है कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट चौधरी सरकार एक नया प्लान तैयार कर रही है। इस योजना के तहत बिहार के सरकारी कर्मचारियों, अफसरों को हर 3 महीने में घूमने के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। सरकार चाहती है कि कर्मचारी बिहार के पर्यटन स्थलों को देखें और लोगों के बीच भी पर्यटन को लेकर के जागरूकता बढ़े। बताया जा रहा है कि इस योजना में कर्मचारियों को ट्रिप के लिए आर्थिक सहायता या फिर टूर पैकेज जैसी सुविधाएं मिल सकती है। सरकार का मानना है कि इससे राज्य के पर्यटन उद्योग को फायदा होगा और फिर स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा। इसको लेकर के उच्च स्तर पर समीक्षा बैठक में चर्चा हुई है और विभागों को आगे की तैयारी करने को कहा गया है। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से अररिया के 24 नाबालिग का किया रेस्क्यू, आखिर कैसे पहुंचे इतनी दूर। दरअसल बात है कि बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर चलाए गए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के दौरान बिहार के अररिया जिले के 24 नाबालिग लड़कों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। रेलवे की विशेष टीम ने प्लेटफॉर्म नंबर 5 के पास बच्चों को संदिग्ध हालात में देखा गया, जिसके बाद पूछताछ में पता चला है कि सभी बच्चे अररिया के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार यह अभियान रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बच्चों की तस्करी, अवैध गतिविधि और फिर अपराध पर रोक लगाने के लिए चलाया जा रहा था। बच्चों के बेंगलुरु पहुंचने को लेकर के जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों को आशंका है कि बच्चों को काम दिलाने या फिर किसी अन्य बहाने से इतनी दूर लाया गया हो सकता है। फिलहाल सभी बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और सभी बिहार के अररिया जिला के निवासी हैं। बिहार में कहीं पुलिस की हो रही है तलाशी तो कहीं पर हमले। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के एक बार फिर से राजनीति तेज। दरअसल बात है कि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के एक बार फिर से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जिनमें कहीं पुलिस टीम पर हमला हुआ है तो फिर कहीं पर पुलिस कर्मियों की ही तलाशी लिए जाने का मामला सामने आया है। इन घटनाओं को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं और फिर बिहार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। जब पटना में एक छापेमारी के दौरान पुलिस कर्मियों की तलाशी लिए जाने का वीडियो सामने आने के बाद 2 थानेदारों को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं भोजपुर जिले में प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद के दौरान पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और जवान घायल हो गए हैं। इन घटनाओं के बाद विपक्ष ने कहा कि राज्य में अपराधियों और फिर उपद्रवियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार में कानून का डर कम होता दिख रहा है। दूसरी ओर सरकार और फिर सत्ताधारी दल का कहना है कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और हालात पर पूरी नजर रखी जा रही है।
ललन सिंह, नितिन नवीन और संजय झा पर आनंद मोहन ने उठाए सवाल। बिहार यात्रा पर भी निकलने का है प्लान। दरअसल बात है कि पूर्व सांसद आनंद मोहन एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर के बिहार की राजनीति में चर्चा में आ गए हैं। दिल्ली में आयोजित एक बैठक के दौरान उन्होंने जेडीयू नेता ललन सिंह, संजय झा और फिर बीजेपी नेता नितिन नवीन का नाम लेते हुए कई सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है। जहां आनंद मोहन ने कहा है कि जब दूसरे स्वर्ण नेता किसी मुद्दे पर बोलते हैं तो फिर उन पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं होती है, लेकिन उनके बयान पर तुरंत विवाद शुरू हो जाता है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि बिहार में राजपूत समाज के अधिक विधायक होने के बावजूद भी प्रभावशाली मंत्रालय उस समाज को क्यों नहीं मिलते हैं। जब उनके बयान के बाद जेडीयू और बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार आनंद मोहन आने वाले दिनों में बिहार यात्रा पर भी निकल सकते हैं। बताया जा रहा है कि वे पूरे राज्य में जाकर के लोगों से संवाद करेंगे और फिर इसकी शुरुआत नालंदा से हो सकती है। बिहार में 45 से 55 आयु वर्ग के लोगों में बढ़ रहा ओरल कैंसर, मिले 2800 संदिग्ध मरीज। दरअसल बात है कि बिहार में 45 से 55 साल की उम्र के लोगों के बीच ओरल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की जांच और फिर स्क्रीनिंग अभियान के दौरान करीब 2800 संदिग्ध मरीजों की पहचान की गई है। डॉक्टरों का कहना है कि तंबाकू, गुटखा और फिर धूम्रपान की बढ़ती आदत इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। जब बिहार के कई जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की जांच की गई है। जांच के दौरान मुंह में घाव, लगातार जलन, सफ़ेद धब्बे और निगलने में परेशानी जैसे लक्षण वाले मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे लोगों को आगे की जांच और फिर इलाज के लिए अस्पतालों में रेफर कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। समय पर जाँच और फिर इलाज से इस बीमारी को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। सरकार की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और फिर ग्रामीण इलाकों में भी स्क्रीनिंग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। बिहार में भीषण गर्मी का कहर, मजदूर दिन में आराम, रात में करते हैं काम। दरअसल बात है कि बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी ने आम लोगों के साथ मजदूरों की मुश्किलें भी बढ़ा दी गई है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, पटना, भागलपुर, भोजपुर समेत कई जिलों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण निर्माण कार्यों में लगे मजदूर अब दिन की जगह रात में काम करने को मजबूर हो गए हैं। तेज धूप और फिर लू के चलते दिन में काम करना खतरनाक साबित हो रहा है। जब निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि दोपहर में गर्मी इतनी ज्यादा रहती है कि शरीर जवाब देने लगता है। ऐसे में वे शाम ढलने के बाद या पूरी रात काम कर रहे हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। कई जगह मजदूर खुद को ठंडा रखने के लिए पानी का सहारा लेते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें मजदूर भीषण गर्मी के बीच कठिन परिस्थितियों में काम करते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में हीटवेव को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने, ज़्यादा पानी पीने और फिर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। बढ़ती गर्मी का असर बिजली व्यवस्था और फिर जनजीवन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। पढ़ाई करता हूं तो परीक्षा में सब्जेक्ट बदल जाता है, मुजफ्फरपुर के मंच से छलका कृषि मंत्री विजय सिन्हा का दर्द। दरअसल बात है कि बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में आयोजित लीची संगम कार्यक्रम के दौरान मंच से अपनी बात रखते हुए मजाकिया अंदाज में दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा है कि मैं पढ़ाई करता हूं लेकिन परीक्षा में सब्जेक्ट ही बदल जाता है। उनके इस बयान के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोग हंस पड़े और फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होने लगा है। यह कार्यक्रम के दौरान विजय सिन्हा ने प्रशासनिक और फिर राजनीतिक जिम्मेदारियों का जिक्र करते हुए कहा कि कई बार तैयारी कुछ और की जाती है, लेकिन परिस्थितियां बदल जाने से अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने किसानों, लीची उत्पादन और फिर बिहार के कृषि विकास को लेकर के भी कई बातें कही हैं। मुजफ्फरपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और फिर बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। विजय सिन्हा के बयान को लोग राजनीतिक और फिर प्रशासनिक दबाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। या उनके इस अंदाज की चर्चा अब बिहार की राजनीतिक गलियारों में भी होने लगी है। बिहार में आरजेडी को बड़ा झटका, मुखिया दीदी रितु जायसवाल ने थामा बीजेपी का दामन। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बिहार की पूर्व महिला प्रदेश अध्यक्ष और फिर मुखिया दीदी के नाम से चर्चित रितु जायसवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पटना में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। यह इसे आगामी चुनाव से पहले आरजेडी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। रितु जायसवाल पहले आरजेडी में महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष और फिर पार्टी प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल चुकी है। बताया जा रहा है कि टिकट और फिर संगठन को लेकर के नाराजगी के बाद उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और फिर नेशन फर्स्ट सोच की तारीफ भी की है। बिहार की राजनीति में मुखिया दीदी की
पहचान एक मजबूत जमीनी नेता के रूप में रही है। जब सीतामढ़ी के सिन्हवाहिनी पंचायत से उन्होंने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की थी, अब उनके बीजेपी में आने से बिहार के सियासी समीकरणों पर असर पड़ने की चर्चा तेज हो गई है, खास करके मिथिलांचल और उत्तर बिहार की राजनीति में। बिहार के किशनगंज जिले में 30 पंचायत सचिवों को डीएम ने किया सस्पेंड। दरअसल बात है कि बिहार में पंचायत सचिवों की हड़ताल को लेकर के प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी बीच किशनगंज जिले में डीएम विशाल राज ने 30 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये पंचायत सचिव बिना अनुमति लंबे समय से हड़ताल पर थे, जिससे सरकारी कामकाज और फिर आम लोगों की सेवाएं प्रभावित हो रही थी। जानकारी के अनुसार पंचायत सचिव अपनी कई मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, जहां इनमें अंतर जिला तबादला, वेतनमान में सुधार, ग्रेड पे बढ़ाने और फिर पदोन्नति से जुड़े मुद्दे शामिल है। प्रशासन ने पहले काम पर लौटने की चेतावनी दी थी, लेकिन निर्देश का पालन नहीं होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। कई जिलों में पहले भी पंचायत सचिवों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। सरकार का कहना है कि पंचायत स्तर पर योजनाओं और फिर जनसेवाओं का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। जहां वहीं पर पंचायत सचिव संघ ने कार्रवाई का विरोध करते हुए आंदोलन जारी रखने की बात कही है। इस मुद्दे को लेकर के अब बिहार में प्रशासन और फिर पंचायत सचिवों के बीच टकराव और बढ़ता दिखाई दे रहा है। 4 लेन सड़कों से जुड़ेंगे बिहार के सभी जिला मुख्यालय, सीएम सम्राट चौधरी ने किया ऐलान। दरअसल बात यह है कि बिहार में सड़क और फिर कनेक्टिविटी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के सभी जिला मुख्यालय को 4 लेन सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसको लेकर के पथ निर्माण विभाग के साथ हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को चेतावनी तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार में चल रहे एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे परियोजनाओं को बिना देरी किए पूरा किया जाए। जब सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के सुदूर इलाकों में लोगों की राजधानी पटना तक पहुंच आसान बनाना है। इसके साथ ही पर्यटन स्थलों, कृषि मंडियों और फिर औद्योगिक क्षेत्रों के बेहतर कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिल सके। बैठक में पुलों की मजबूती और फिर सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने सभी पुलों की नियमित जांच कराने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं पर पेयजल समस्या को लेकर भी अधिकारियों को हर घर तक साफ पानी पहुंचाने और फिर जरूरत वाले इलाकों में नए चापाकल लगाने का आदेश दिया गया है। अब बिहार में सभी स्कूल गाड़ियों का होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई। दरअसल बात यह है कि बिहार में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर के सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बिहार में चलने वाली सभी स्कूली बसों और फिर वैन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए विशेष पोर्टल व्यवस्था शुरू करने की तैयारी की है। जब सरकार ने साफ कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूल प्रबंधन और फिर वाहन मालिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत स्कूल वाहनों में GPS, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, पैनिक बटन और फिर जरूरी सुरक्षा उपकरण लगाना अनिवार्य होगा। कई स्कूल बसों में CCTV कैमरे लगाने और फिर उसकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा में किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परिवहन विभाग जल्द ही जिलों में विशेष जांच अभियान भी चलाएगा। इसमें स्कूल वाहनों के कागजात, फिटनेस, बीमा और फिर ड्राइवरों की जाँच की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से स्कूल वाहनों की निगरानी आसान होगी और सड़क सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के चुनाव को लेकर के हलचल तेज। किस दल को कितनी सीटें, कौन कौन दावेदार, जाने। दरअसल बात है कि बिहार में विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इनमें 9 सीटों पर नियमित चुनाव होना है, जबकि एक पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है। जो चुनाव आयोग की ओर से 1 जून को अधिसूचना जारी होने की संभावना है और फिर 18 जून को मतदान कराया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार एनडीए इस चुनाव में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। सीट शेयरिंग को लेकर के बीजेपी और फिर जेडीयू के बीच मंथन जारी है। चर्चा है कि बीजेपी और फिर जेडीयू को 3-3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एलजेपी, रामविलास और फिर अन्य सहयोगी दलों को भी सीटें दी जा सकती है। वहीं पर आरजेडी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। संभावित उम्मीदवारों में जेडीयू से निशांत कुमार का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके अलावा लाजवंती झा, संजय मयूख और फिर कई अन्य नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू सामाजिक और फिर क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार तय करने में जुटे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी बांधती थी राखी, उनके साथ क्या हुआ? मैं तो मुंह बोली बहन हूँ,
तेजस्वी से भाई बहन के रिश्ते पर ऋतु जायसवाल ने कसा तंज। दरअसल बात यह है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद ऋतु जायसवाल लगातार आरजेडी और फिर तेजस्वी यादव पर निशाना साध रही है। इसी दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ अपने पुराने भाई बहन के रिश्तों को लेकर भी तंज कसा है। ऋतु जायसवाल जो कि अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो आरजेडी की प्रखर महिला नेत्री थी, लेकिन अब वो कल जाकर के बीजेपी में शामिल हो गई है। अब यही ऋतु जायसवाल ने कहा है कि रोहिणी आचार्य भी राखी बांधती थी तेजस्वी यादव को, उनके साथ क्या हुआ, मैं तो सिर्फ मुंह बोली बहन हूं। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। ऋतु जायसवाल पहले आरजेडी में महिला प्रदेश अध्यक्ष और फिर प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल चुकी है। हाल के दिनों में टिकट और फिर संगठन को लेकर की नाराजगी के बाद उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली और फिर अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि अब उन्हें पुराने वीडियो दिखा करके ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन जनता हमेशा उनके साथ रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बयान और फिर दल बदल का दौर तेज होता दिखाई दे रहा है। ऋतु जायसवाल के बयान को राजनीतिक जानकार सीधे तौर पर आरजेडी नेतृत्व पर हमला मार रहे हैं। वहीं पर इस पूरे मामले को लेकर के आरजेडी की ओर से अभी कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अपराधी बिहार छोड़ दे नहीं तो मारे जाएंगे, सम्राट चौधरी का नाम लेकर के जीतन राम मांझी बोले आरजेडी वाले सुधर जाएं। दरअसल बात है कि केंद्रीय मंत्री और फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। जीतन राम मांझी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या फिर बिहार छोड़ दे, नहीं तो फिर मारे जाएंगे। उन्होंने आरजेडी कार्यकर्ताओं पर भी कई आपराधिक घटनाओं में शामिल होने का भी आरोप लगाया है। जीतन राम मांझी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में पुलिस इनकाउंटर और फिर अपराध नियंत्रण को लेकर के लगातार राजनीतिक बहस चल रही है। जहां हाल के दिनों में कई पुलिस मुठभेड़ों के बाद विपक्ष खास करके आरजेडी सरकार पर सवाल उठ रहा है। वहीं पर सम्राट चौधरी सरकार का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। जीतन राम मांझी ने एनसीआरबी आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया है कि जमीन कब्जा, दलित अत्याचार और फिर अन्य कई मामलों में आरजेडी से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आती रही है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी वाले सुधर जाएं। दूसरी ओर विपक्ष इन बयानों को चुनावी राजनीति और फिर ध्रुवीकरण से जोड़ करके देख रहा है। बिहार में आगामी चुनाव को देखते हुए कानून व्यवस्था और फिर एनकाउंटर की राजनीति अब बड़ा मुद्दा बनती दिखाई दे रही है। बिहार के लोगों को रेलवे की सौगात, कोरोना काल में बंद हुई पैसेंजर ट्रेनें फिर से होंगी शुरू। दरअसल बात है कि बिहार के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना काल के दौरान बंद हुई कई पैसेंजर ट्रेनों को एक बार फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। लंबे समय से लोग इन ट्रेनों को दोबारा चलाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि ग्रामीण और फिर छोटे शहरों के यात्रियों को रोजमर्रा की यात्रा में काफ़ी परेशानी हो रही थी। रेलवे अब चरणबद्ध तरीके से पुरानी सेवाओं को बहाल करने पर काम कर रहा है। जानकारी के अनुसार बिहार के कई रूटों पर पहले से बंद या फिर स्पेशल ट्रेनों के रूट में चल रही सेवाओं को नियमित पैसेंजर ट्रेन का दर्जा दिलाया जा सकता है। जब पटना थावे पैसेंजर जैसी सेवाओं को लेकर भी हाल में रेलवे ने कदम बढ़ाए हैं। इसके अलावा कई स्थानीय रूटों पर ट्रेनों के पुराने ठहराव और फिर समय सारणी बहाल करने की मांग लगातार उठ रही है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की संख्या और फिर संचालन व्यवस्था को देखते हुए फैसला लिया जा रहा है। कोरोना के बाद कई पैसेंजर ट्रेनें बंद कर दी गई थी या एक्सप्रेस ट्रेनों में बदल दी गई थी, जिससे आम यात्रियों को ज़्यादा किराया देना पड़ रहा था। अब ट्रेनों की वापसी से बिहार के लाखों यात्री, खास करके नौकरी पेशा लोगों, छात्रों और फिर छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। देश भर में 5,500 सर्वे, बिहार ने अकेले पूरे के 1,000। राष्ट्रीय पांडुलिपि अभियान में बना अव्वल। दरअसल बात है कि देश भर में चल रहे राष्ट्रीय पांडुलिपि अभियान में बिहार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पूरे देश में अब तक करीब 5,500 सर्वे पूरे किए हैं, जिनमें अकेले बिहार ने 1,000 सर्वे करके सबसे आगे स्थान बनाया है। इस अभियान का उद्देश्य प्राचीन पांडुलिपियों को खोज करके उन्हें सुरक्षित रखना और फिर उनकी जानकारी को डिजिटल रूप में संरक्षित करना है। बिहार की इस उपलब्धि की अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है। फारसी, उर्दू और फिर अन्य प्राचीन भाषाओं की दुर्लभ पांडुलिपियों की पहचान की गई है। विश्वविद्यालय, पुस्तकालयों, मठों और फिर निजी संस्थानों में रखी पुराने पांडुलिपियों का सर्वे किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार ऐतिहासिक और फिर सांस्कृतिक विरासत के मामले में काफी समृद्ध रहा है, इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में दुर्लभ दस्तावेज मिला है। तेजस्वी यादव के बेटे लालू प्रसाद यादव की बर्थडे पार्टी आज। रोहिणी और तेज प्रताप यादव पर रहेगी सबकी नजर। दरअसल बात है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव का पहला जन्मदिन आज गाजियाबाद में मनाया जाएगा। इस खास मौके पर लालू परिवार के कई सदस्य और करीबी नेता शामिल हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें
तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य की मौजूदगी पर टिकी हुई है, क्योंकि हाल के दिनों में परिवार के भीतर मतभेदों की चर्चा लगातार होती रही है। सूत्रों के मुताबिक जन्मदिन समारोह को काफी भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पार्टी की तैयारियां और फिर इनविटेशन कार्ड की तस्वीरें भी वायरल हो रही है। राजनीतिक जानकारों की चर्चा में है कि क्या इस मौके पर पूरा लालू परिवार एक साथ दिखाई देगा या नहीं। खास करके तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य की उपस्थिति को लेकर के लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है। हाल के दिनों में तेज प्रताप यादव और फिर परिवार के रिश्तों को लेकर के कई खबरें सामने आई थी। हालांकि इराज लालू यादव के साथ तेज प्रताप यादव के पुराने वीडियो और पारिवारिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहले भी चर्चा में आ चुकी है। अब बर्थडे पार्टी को सिर्फ पारिवारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के नजरिए से भी काफी अहम माना जा रहा है। शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी में लगाए जाने पर कांग्रेस ने शिक्षा विभाग को घेरा। कहा, भीषण गर्मी में दोहरे कार्य का बोझ अमानवीय। दरअसल बात है कि बिहार में शिक्षकों को स्कूल समय के बाद जनगणना ड्यूटी में लगाए जाने के आदेश पर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस ने शिक्षा विभाग पर हमला बोलते हुए कहा कि भीषण गर्मी और फिर हीट वेव के बीच शिक्षकों पर दोहरे काम का बोझ डालना अमानवीय है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सुबह स्कूल में पढ़ाई के बाद जनगणना कार्य करवाना शिक्षकों के मानसिक और फिर शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पढ़ाई प्रभावित ना हो, इनके नाम पर शिक्षकों का लगातार शोषण किया जा रहा है। हाल के दिनों में बिहार के कई जिलों में शिक्षकों ने भी जनगणना ड्यूटी के दौरान ड्यूटी को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बेगूसराय और फिर अन्य जिलों में शिक्षकों ने जिला शिक्षा कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करके आदेश वापस लेने की मांग की थी। शिक्षकों का कहना है कि लगातार बढ़ती गर्मी में इस सुबह स्कूल और फिर बाद में जनगणना का काम करना बेहद कठिन हो गया है। सम्राट सरकार ने अफसरों की विदेश यात्रा पर लगाई रोक। सरकारी मीटिंग वीसी से होंगी, विभागों से कहा फालतू खर्च ना करें। दरअसल बात है कि बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती और फिर संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल को लेकर के बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने अधिकारियों की सरकारी खर्च पर होने वाली विदेश यात्राओं पर अगले 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य और फिर जिला स्तर की ज्यादातर सरकारी बैठकों को अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देश में सभी विभागों से कहा गया है कि फालतू खर्च से बचें और ऊर्जा संरक्षण और फिर वित्तीय अनुशासन पर ध्यान दें। विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके फिजिकल मीटिंग नहीं करने की सलाह दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे समय और फिर सरकारी संसाधनों दोनों की बचत होगी। साथ ही अफसरों और फिर कर्मचारियों को बिहार दर्शन योजना के तहत राज्य के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसाधनों के उचित उपयोग और फिर गैर जरूरी खर्च कम करने की अपील के बाद लिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद अपने काफिले को छोटा करने और फिर नो व्हीकल डे जैसे कदमों पर भी जोर दिया है। सरकार को उम्मीद है कि इन फैसलों से खर्च में कमी आएगी और स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार के 211 प्रखंडों में 1 जुलाई से शुरू होगी डिग्री की पढ़ाई। दरअसल बात यह है कि बिहार में उच्च शिक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जहां राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार के 211 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज शुरू करने जा रही है, जहां पर 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू कराने की तैयारी की जा रही है। सरकार का लक्ष्य ऐसे प्रखंडों में कॉलेज खोलना है जहां पर अब तक छात्रों को स्नातक की पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 प्रखंड 1 डिग्री कॉलेज योजना के तहत कॉलेजों का निर्माण और फिर संचालन तेजी से किया जाएगा। साथ ही जिन लोगों ने कॉलेज निर्माण के लिए जमीन दान दी है उनके नाम पर कॉलेजों का नामांकन करने की भी घोषणा की गई है। सरकार का मानना है कि इससे समाज के लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे आकर के सहयोग करने के लिए प्रेरित होंगे। सरकार के अनुसार इस कॉलेज में कला, विज्ञान और फिर वाणिज्य संकाय की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके अलावा आने वाले समय में सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोलने की योजना पर भी काम चल रहा है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को पहले अपने इलाके में ही उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा और फिर पढ़ाई छोड़ने की समस्या भी कम होगी। पटना दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के आई बड़ी खबर। बड़े विमानों की लैंडिंग का रास्ता साफ। बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को लेकर के बड़ी प्रगति सामने आई है। पटना और दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे विस्तार और फिर आधुनिक सुविधाओं को लेकर के केंद्र और फिर राज्य स्तर पर सहमति बन गई है। इसके बाद अब बड़े विमानों की लैंडिंग का रास्ता काफी हद तक साफ माना जा रहा है। खास करके दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप विकसित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। यह जानकारी के अनुसार दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे को करीब 12,000 फीट तक बढ़ाने की योजना पर काम चल रहा है। इसके लिए अतिरिक्त जमीन अधिग्रहण और फिर सिविल एन्क्लेव निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सरकार का मानना है कि रनवे विस्तार के बाद बड़े यात्री विमान और फिर कार्गो विमान
आसानी से उतर सकेंगे। साथ ही नाइट लैंडिंग सुविधा शुरू करने की तैयारी भी तेज कर दी गई है। पटना एयरपोर्ट को लेकर भी सरकार ने बड़ा विस्तार प्लान तैयार किया है। आने वाले वर्षों में बिहार की एयर कनेक्टिविटी को कई गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। दरभंगा एयरपोर्ट विकास से मिथिलांचल और फिर उत्तर बिहार के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। मैट्रिक इंटर पास छात्रों को इस दिन मिलेगी प्रोत्साहन राशि, तुरंत चेक करें अपना खाता अपलोड है या नहीं। दरअसल बात है कि बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर पास करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग जल्द ही प्रोत्साहन राशि छात्रों के बैंक खाते में भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर छात्रों का डेटा अपडेट किया जा रहा है और विभाग ने छात्रों से बैंक खाता और फिर जरूरी जानकारी सही तरीके से अपलोड करने को कहा है। जानकारी के अनुसार जिन छात्रों का बैंक खाता आधार से लिंक और फिर डीबीटी सक्षम है, उन्हें सीधे खाते में राशि भेजी जाएगी। दोस्तों, किशनगंज में पेट्रोल 115 पार हो गया है, डीजल भी शतक के ऊपर हो गया है। अब पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लग रही है। जी हां, किशनगंज में पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आम लोगों की टेंशन ही बढ़ा दी है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सीधे लोगों की जेब पर दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बाद किशनगंज में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। नई दरें लागू होते ही किशनगंज जिले के कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गई और लोग जल्द जल्द तेल भरवाते नजर आए। नई दरों के मुताबिक अब किशनगंज में पेट्रोल 115 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर और डीजल 101 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इससे पहले पेट्रोल 112 रुपए 18 पैसे और डीजल 98 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर था। यानी कि कुछ ही दिनों में तेल की कीमतों में फिर बड़ा उछाल देखने को मिला है। जहाँ इसकी वजह से लोग डर गए हैं और इस डर के मारे लोग पेट्रोल पंपों पर आकर के अपना टंकी फुल करवा रहे हैं, ये कहकर कि हो सकता है कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में कि कहीं और ज्यादा पेट्रोल डीजल का रेट ना बढ़ जाए। या तेल के दाम बढ़ने से सबसे ज्यादा चिंता ऑटो चालकों, टैक्सी ड्राइवरों, मालवाहक वाहन चालकों में देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि पहले से ही महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, ऊपर से पेट्रोल डीजल महंगा होने से रोजाना का खर्च और बढ़ जाएगा। या कई चालकों का कहना है कि किराया बढ़ाने पर यात्रियों की संख्या कम हो सकती है और पुरानी दर पर चलने से कमाई पर असर पड़ेगा। या किशनगंज शहर के कई पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही वाहनों की लंबी लाइनें लगी रही है, जहां 2 पहिया से लेकर के 4 पहिया वाहन तक तेल भरवाने के लिए पहुंचे। पेट्रोल पंप संचालकों के मुताबिक नई कीमतों की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ बढ़ गई है। कई लोग इस डर से ज्यादा तेल भरवा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती है। आर्थिक जानकारों का कहना है कि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से कच्चा तेल खरीदता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी युद्ध या फिर तनाव की स्थिति बनती है तो उसका असर सीधे भारतीय बाजार पर पड़ता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव भी उसी का उदाहरण माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे तो इसका असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा, परिवहन महंगा होगा। परिवहन महंगा होने से खाने पीने की चीजें और फिर रोजमर्रा के सामान की कीमतें भी बढ़ सकती है। दोस्तों, बकरीद का त्यौहार आने वाला है और इस दौरान किशनगंज पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जहां किशनगंज पुलिस लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है, लगातार पैदल मार्च किया जा रहा है, लगातार गश्ती बनाई जा रही है और चारों तरफ पुलिस बल को चौकस रहने का निर्देश जारी कर दिया गया है। लगातार बैठकें की जा रही है। जहां और साथ ही साथ किशनगंज पुलिस अलर्ट हो गई है। आपको बता दूं कि बकरीद पर्व को लेकर के किशनगंज जिले में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। त्यौहार से पहले जिले के कई थाना क्षेत्रों में आज रात फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति और भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की है। वहीं पर अफवाह फैलाने वालों को सख्त चेतावनी भी दी है। जानकारी के मुताबिक ठाकुरगंज, कुर्लीकोट, बहादुरगंज समेत किशनगंज जिले के कई थाना क्षेत्र में पुलिस टीम ने फ्लैग मार्च निकाला और कई थानों में शांति समिति की बैठक बुलाई, जैसे कि कोचाधामन थाना। ये मार्च थाना परिसर से शुरू होकर के बाजार चौक, चौराहों और फिर संवेदनशील इलाकों से होकर के गुजरा। जब फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस जवानों की मौजूदगी से लोगों में सुरक्षा का भरोसा देखने को मिला। जब पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि बकरीद का त्यौहार हमेशा की तरह शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाए। उन्होंने कहा कि किशनगंज जिला पूरे बिहार में गंगा जमीनी तहजीब और फिर आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है, इसलिए सभी लोग मिलजुल करके पर्व मनाएं और शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। ठाकुरगंज में फ्लैग मार्च के दौरान थाना अध्यक्ष ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में छोटी छोटी अफवाहें भी माहौल खराब कर सकती है, इसलिए किसी भी भ्रामक खबर पर ध्यान न दें और कोई संदिग्ध सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें, जानकारी दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो बकरीद से जुड़ी हुई किसी भी तरह की चीज़ों को सोशल मीडिया पर शेयर ना करें।
जी हाँ, नहीं तो फिर आप पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, यहाँ तक कि आप जेल भी जा सकते हैं। वहीं पर बहादुरगंज थाना अध्यक्ष दिलशाद खान ने बताया है कि जिलाधिकारी विशाल राज और एसपी संतोष कुमार के निर्देश पर सुरक्षा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। थाना क्षेत्र के प्रमुख चौक चौराहों और फिर संवेदनशील इलाकों में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। वहीं पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने साफ कहा है कि किसी भी तरह के अफवाह फैलाने वाले या फिर माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए हैं। किशनगंज ठाकुरगंज सीमांचल के यात्रियों को बड़ी राहत मिली है कि सीमांचल के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पहली बार डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस समेत कई बड़ी ट्रेनें ठाकुरगंज होकर के गुजरेगी और राजधानी एक्सप्रेस का अस्थायी ठहराव भी ठाकुरगंज स्टेशन पर होगा। कटिहार बारसोई रेलखंड पर चल रहे डबलिंग कार्य की वजह से रेलवे ने 13 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है। इस फैसले के बाद अब सीमांचल के यात्रियों को राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेन पकड़ने के लिए किशनगंज या फिर न्यू जलपाईगुड़ी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे के इस फैसले से ठाकुरगंज और फिर आसपास के लोगों में खुशी का माहौल है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है कि कटिहार बारसोई रेलखंड पर दोहरीकरण यानी कि डबलिंग का काम तेजी से चल रहा है। इसी कारण कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से वैकल्पिक रूट में से चलाने का फैसला लिया गया है। रेलवे के अनुसार दंदखोरा, सोनौली और मनिया कुरेठा सेक्शन में निर्माण कार्य की वजह से ट्रेनों को अब कटिहार से पूर्णिया जंक्शन, अररिया कोट, ठाकुरगंज और फिर न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए गुवाहाटी की ओर भेजा जाएगा। सबसे ज्यादा चर्चा डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस को लेकर के हो रही है। 13 जून को ट्रेन संख्या 12424 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस का अस्थायी ठहराव ठाकुरगंज स्टेशन पर निर्धारित किया गया है। यह पहली बार होगा कि जब राजधानी एक्सप्रेस ठाकुरगंज स्टेशन पर रुकेगी। इस बदलाव से सीमांचल के हजारों यात्रियों को सीधा फायदा मिलने वाला है। अभी तक राजधानी जैसी ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों को किशनगंज या फिर न्यू जलपाईगुड़ी तक जाना पड़ता था, लेकिन अब ठाकुरगंज के लोग अपने इलाके से ही प्रीमियम ट्रेन की सुविधा ले सकेंगे। रेलवे द्वारा जिन प्रमुख ट्रेनों का रूट बदला है उनमें डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, अरुणाचल एक्सप्रेस, गरीब नवाज एक्सप्रेस, गोमतीनगर कामाख्या एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, लोहित एक्सप्रेस, अमरनाथ एक्सप्रेस और फिर कामाख्या एक्सप्रेस जैसी कई महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल है। दोस्तों, किशनगंज बार एसोसिएशन चुनाव में फिर बड़े चेहरों का जादू चला है। शिशिर दास और ख्वाजा मुजीबुर ने दोबारा बाजी मार ली है। किशनगंज जिला बार एसोसिएशन चुनाव इस बार काफी दिलचस्प रहा, लेकिन आखिर में जीत फिर उन्हीं चेहरों के हाथ लगी जो पहले से बार की कमान संभाल रहे थे। अध्यक्ष पद पर शिशिर कुमार दास ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। वहीं पर सचिव पद पर ख्वाजा मुजीबुर रहमान ने भी दोबारा जीत हासिल करके अपनी नई पकड़ मजबूत कर दी है। पूरे चुनाव के दौरान बाढ़ परिसर में गहमागहमी का माहौल रहा, लेकिन मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कुल 357 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और देर शाम नतीजे सामने आते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। किशनगंज जिला बार एसोसिएशन के इस चुनाव में अध्यक्ष सचिव, संयुक्त सचिव, सहायक संयुक्त सचिव, उपाध्यक्ष और फिर कार्यकारी सदस्य समेत कई महत्वपूर्ण पदों के लिए वोट डाले गए थे। सुबह से ही अधिवक्ताओं की भीड़ बार परिसर में देखने को मिली। मतदान खत्म होने के बाद देर शाम मतगणना शुरू हुई और धीरे धीरे सभी पदों के परिणाम घोषित किए गए। सबसे ज्यादा नजर अध्यक्ष पद के मुकाबले पर थी, जहां निवर्तमान अध्यक्ष अधिवक्ता शिशिर कुमार दास और अधिवक्ता ओम कुमार के बीच सीधी टक्कर मानी जाती रही। निवर्तमान अध्यक्ष अधिवक्ता शिशिर कुमार दास और अधिवक्ता ओम कुमार के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन परिणाम आने के बाद शिशिर कुमार दास ने 8 मतों से जीत दर्ज करके लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद अपने नाम कर लिया है। उन्हें कुल 182 वोट मिले हैं। वहीं पर सचिव पद पर भी मुकाबला काफी रोचक रहा। निवर्तमान सचिव ख्वाजा मुजीबुर रहमान और प्रमोद कुमार सिंह के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। मतगणना पूरी होने के बाद ख्वाजा मुजीबुर रहमान ने 12 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्हें कुल 165 मत मिले हैं, जबकि प्रमोद कुमार सिंह को 153 वोट प्राप्त हुए। वहीं पर चुनाव में कुल 357 वोट डाले गए थे। दोस्तों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही यह महिला कह रही है कि वह मर गई है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, महिला खुद कह रही है कि वह मर गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई मरी हुई महिला कैसे बोल सकती है, तो आपको बता दूं कि हाँ, ये महिला मर गई है, लेकिन बोल रही है। मर गई है कागज़ों में, मर गई है सरकारी डेटा में। सरकार की नज़र में ये महिला जिंदा नहीं है, लेकिन मेरे सामने में, आपके सामने में, परिवार के सामने में और दुनिया के सामने में महिला जिंदा है। किशनगंज की इस महिला को सरकारी कागज़ में मार दिया गया है।
हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले अब हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि किशनगंज में सरकारी लापरवाही का ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुन करके कोई भी हैरान रह जाएगा। एक बुजुर्ग महिला जिंदा है, लोगों के बीच कह रही है कि वे खुद दफ्तर पहुंच करके आवेदन दे रही है और बता रही है कि मैं जिंदा हूं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड कह रही है कि नहीं, आपकी मौत हो चुकी है। यही वजह है कि उनकी वृद्धा पेंशन बंद कर दी गई है। अब वे अपनी ही जिंदगी का सबूत देने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर हैं, जहां सरकारी दफ्तर में जाकर के अफसर के सामने में बोल रही है कि देखिए, मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मेरे नाम को क्यों काटा गया है फाइलों से। मामला ठाकुरगंज प्रखंड का है, जहां पर एक प्रशासनिक गलती ने एक गरीब बुजुर्ग महिला की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। दरअसल सुखानी थाना क्षेत्र के भेलागुड़ी वार्ड संख्या 3 की रहने वाली तमाजुन निशा ने ठाकुरगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ को आवेदन देकर के अपनी वृद्धा पेंशन दोबारा शुरू करने की मांग की है। जमातुन निशा का कहना है कि वे वृद्धा पेंशन योजना की लाभार्थी हैं और लंबे समय से उन्हें इस योजना का लाभ मिलता रहा है, लेकिन उनका अचानक उनकी पेंशन बंद हो गई है। तब पता चला है कि सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मृत यानी कि मर चुकी महिला दिखाया गया है।